चलिए स्क्रीन दिख रहा है अभी आपको? एक्चुअली क्या है, थोड़ा नेट प्रॉब्लम चल रहा है हमारे यहाँ। तो शेयरिंग हो रहा है। हाँ आ रहा स्क्रीन। ये पीपीटी फाइल हाँ दिख सर, रही है? आपका विंडो दिख रहा है। विंडो दिख रहा है, पीपीटी वाली ना, डिसीजन मेकिंग ये। चलिए तो एक्चुअली क्या है वो अभी आज तो सर स्पीड। आपका विंडो दिख रहा है। हाँ विंडो नहीं दिख सर, अभी रहा तो है, आपका ये विंडोज दिख रहा है। पीपीटी नहीं दिख आपका रहा। विंडो दिख रहा है सर। पीपीटी नहीं दिख रहा। चलो ठीक है। नहीं नहीं सर, दिख रहा एक विंडो मिनट। पर दिख रहा है, विंडो पर दिख रहा है। अब दिखा सर पीपीटी। अब आया सर, अब देख। आया सर। हाँ चलिए ठीक। एक्चुअली क्या है आज स्पीड जो है ना एयरटेल थोड़ी का थोड़ा कम है। लेट आ रहा है वॉइस, लेकिन सही आ रहा है। नहीं नहीं, एक्चुअली वो क्या है, थोड़ा स्पीड कम हो गया। 40 Mbps है की जगह 8 Mbps आ रहा। तो अभी मैं थोड़ा स्क्रीन स्किप नहीं कर रहा हूँ, प्रोग्राम में ना जाके थोड़ा ये थ्योरी पढ़ा दे रहा हूँ, ठीक है। वो क्या है, वो उसको स्किप कर रहा है तो नेट से एक्सेस करता है, तो नेट में जैसे ही जा रहा तो वो थोड़ा दिक्कत दे रहा है। तो अपन थोड़ा आगे करके फिर प्रोग्राम में थोड़ा स्टेबल हो जाए नेट, उसके बाद फिर प्रोग्राम में निकलेंगे। तो डिसीजन मेकिंग में क्या है, कुल मिला के आपको कंडीशन देना है, ठीक है। प्रोग्राम स्ट्रक्चर हमने बताया ही है, तो उसको आगे बढ़ा देते हैं, फिर अपन एक बता दें। मतलब आपको जैसे इफ कंडीशन है वो लिखना है। इफ जैसे x नॉट इक्वल टू y किया है, तो यदि कंडीशन ट्रू होती है, ये हमने बताया था, कंडीशन ट्रू होती है तो ब्लॉक के अंदर जाता है, अदरवाइज बाहर रहता है। तो यदि ये वाली कंडीशन आपकी जैसे ट्रू हो जाती है तो सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन x एंड वाई आर नॉट इक्वल कर देगा। और यदि कंडीशन फॉल्स होती है तो ये लाइन रीड नहीं करता। एंड वाले में क्या होता हैगा, एंड और में हमने अंतर बताया। एंड में दोनों कंडीशन यदि ट्रू होगी कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये भी ट्रू होगा, ये भी ट्रू होगा, तभी अंदर आएगा। कोई भी एक कंडीशन यदि फॉल्स होगी तो नहीं चलेगा। और वाले में क्या होता है कि कोई भी एक कंडीशन ट्रू होना चाहिए। इफ यदि इसी को ऐसा लिख दे x ग्रेटर देन 0, ठीक है, आपने लिख दिया x ग्रेटर देन 0 और कंडीशन के डबल ये आपका पाइपलाइन होता है, y ग्रेटर देन हमने कर दिया 0। इसका मतलब कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो, चाहे आपकी ये ट्रू हो या ये ट्रू होता है, ठीक है। मतलब ये 1 वाली ट्रू हो गया या तो फिर ये, मतलब एक फॉल्स होगी तो भी आपकी कंडीशन, मतलब ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। जो ब्लॉक होगा एग्जीक्यूट होगा। तो और का मतलब यह होता है, जैसे हमने बोला या तो आप भाई बुक लीजिए, ठीक है, या फिर आप कॉपी लीजिए, दोनों में 5% की छूट हमने बोल दिया। तो या का मतलब क्या, बुक ले लीजिए या तो ये है। परंतु इसी में यदि एंड आ जाए तो मतलब बुक और किताब लेंगे तभी आपको 5% की छूट। तो एंड का मतलब होता है दोनों कंडीशन ट्रू होती है, कि दोनों ही ट्रू होगा तब चलता। और मतलब विकल्प है, या तो ये लीजिए या तो ये लीजिए। तो सेम यहाँ पर भी होता है प्रोग्रामिंग में, यदि आपने एंड का यूज किया है तो दैट मीन्स बोथ कंडीशन शुड बी ट्रू होना चाहिए, तभी आपका ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है, अदरवाइज नहीं होता है। चलिए इसको थोड़ा आगे देख लें। इफ एल्स वाला कंडीशन बता दिया कि यदि ये ट्रू होता है तो ये वाला ब्लॉक, और फॉल्स होता है तो ये वाला ब्लॉक। तो ये अपन ने किया हुआ है, ठीक है। इफ एल्स इफ अभी जो हम प्रोग्राम लिख रहे थे कि इफ कंडीशन लिखेंगे, उसके बाद यदि कंडीशन फॉल्स होती है, ठीक है, सपोज यदि फर्स्ट कंडीशन फॉल्स होती है, दैट इज द फॉल्स, तो आपका ये इफ एल्स में आ जाता है। इफ एल्स में फिर कंडीशन बुलियन एक्सप्रेशन, मतलब ट्रू या फॉल्स रिटर्न करने वाली वैल्यू, जैसे x ग्रेटर देन आपने लिखा y, तो या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो बुलियन का मतलब ट्रू या फॉल्स, तो ट्रू होगा तो ये ऐसे, मतलब लिखा डेट डैश, बहुत सारी कंडीशन दे सकते हैं। और लास्ट में आपको एल्स डिफॉल्ट, ठीक है। तो ये आपका कैंसर, इसी को यदि मल्टी इफ भी बोलते हैं, मल्टीपल इफ कंडीशन। और इसी को आप स्विच में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। आप चाहें तो स्विच में कन्वर्ट करना है तो आप स्विच लिखेंगे और ब्रैकेट में आपको एक्सप्रेशन जो भी है, ठीक है, इसके बाद आपको ब्रेस ओपन और केस 1, केस 2
ऐसा मतलब आप केस 1 केस 2 आप डाल सकते हैं, और यहाँ पर आपका बॉडी हो जाएगा ये समझ लो, और ब्रेक। तो ये मतलब इसी का मतलब कुल मिला के इफ एल्स इफ का ही आपका स्विच केस होता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिया है, यदि जीपीए बराबर 4 4 है तो ये वाला एग्जीक्यूट होगा। एल्स इफ कंडीशन यदि फॉल्स है, 4 नहीं है 3 है, तो ये वाला कंडीशन यदि ट्रू होगा तो पढ़ेगा, अदरवाइज कंडीशन आगे बढ़ते जाएगी। जो भी ब्लॉक ट्रू होगा वो है। इसी का अल्टरनेट होता है अल्टरनेट क्या होता है इसका? स्विच। एल्स इफ का जो अल्टरनेट होता है ये दिया है कि अल्टरनेट टू मल्टीपल एल्स इफ से होता है स्विच। तो स्विच में क्या होता है, कोई भी वेरिएबल डाल दीजिए, उस वेरिएबल की वैल्यू को मैच करता है केस कैरेक्टर वैल्यू। तो जो भी होगी, यदि एग्जीक्यूट होगा तो बॉडी आएगा, ब्रेक होगा, उसके बाद केस 2 केस 3 जिसको भी मैच करता है, कंडीशन 1 2 3 मैच करेगा उस हिसाब से होगा। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, एग्जाम्पल नहीं दिया है, जैसे हम किसी चीज को अपन ने प्रोग्राम हालांकि सी में बनाया हुआ है इसलिए ज्यादा नहीं करेंगे। जैसे आपने स्विच केस लगाया है, यहाँ पर समझ लो दिया हैगा कैरेक्टर आपने दिया है समझ लो ए, ठीक है, ये आपने ये कैपिटल वी दिया हो। अब आपको चेक करना है, ये कैरेक्टर कीवर्ड ऑलरेडी रिजर्व होता है इसलिए ये आप यूज नहीं कर सकते, तो KR1 कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर आप दे सकते हैं कि केस में हमने दे दिया कि भाई ए, ठीक है। यदि ए है मतलब कैर के अंदर बी है, यदि ए आता है तो आप यहाँ पर कुछ भी कर सकते होगे कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन प्रिंट करा दिया सिंपल ए कि भाई आपका ए है। यदि इसके बाद आपको ब्रेक करना पड़ेगा लूप से बाहर, मतलब इसे करंट है या ब्लॉक से बाहर आने के लिए, इसके बाद आपने केस बी लिख दिया। तो चूंकि यहाँ पर वैल्यू जो है KR1 की वैल्यू यदि बी लिया हुआ है तो बी वाला संतुष्ट होगा, मतलब बी वाला आपका ट्रू होगा। तो आप यहाँ पर जो भी वैल्यू प्रिंट कराना चाहें सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन और आपने दे दिया बी। यदि दोनों कंडीशन फॉल्स हैं ये आपका ब्रेक आ जाएगा, यदि ये भी फॉल्स है तो डिफॉल्ट कंडीशन लगा सकते हैं, ठीक है। डिफॉल्ट में जो भी आप लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट समझ लो प्रिंट है और आपने देखा कि इनवैलिड, तो सारी कंडीशन फॉल्स होती है तो लास्ट वाला कंडीशन आपका फॉलो होता मतलब फॉलो होता है। तो ये अपन ने पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। लूप वाला देख लें। लूप में आपका कितने होते हैं? वाइल लूप, डू वाइल लूप, फॉर लूप। जनरली आपके 3 लूप मिलेंगे, आपका वाइल DWHIL वाइल लूप, इसके बाद आपका होता है डू वाइल और आपका फॉर लूप, ठीक है, फॉर। तो ये 3 लूप जो है सी में भी था, C++ में था और आपका जावा में भी। स्ट्रक्चर सेम है, कोई भी दिक्कत नहीं है। वाइल लूप को एंट्री कंट्रोल लूप बोला जाता है, ये आपको हमने बताया था। एंट्री कंट्रोल लूप, एंट्री कंट्रोल लूप का मतलब होता है कि जैसे ही कंट्रोल अंदर आएगा कंडीशन चेक होगी, एंट्री करने पर कंडीशन चेक होती है, इसलिए एंट्री कंट्रोल लूप। जैसे हमने बोला कि वाइल i लेस देन इक्वल टू 10, तो पहले ही कंडीशन चेक करेगा कि i की वैल्यू क्या 10 से छोटी है। स्टार्टिंग में हम i बराबर जैसे दे दिया 1, तो चेक करेगा i की वैल्यू छोटी है 10 से, यस कंडीशन ट्रू। तो कंडीशन ट्रू होगा तभी आपको अंदर आना है। तो जैसे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन और आपकी i की वैल्यू को प्रिंट करा दिया, ठीक है, i++ कर दिया, एक वैल्यू i की बढ़ा दीजिए। तो ये मतलब इस टाइप से आप प्रोग्राम लिख सकते हैं एंट्री। और डू वाइल जो होता है एग्जिट कंट्रोल लूप, इसको बोलते हैं एग्जिट कंट्रोल। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ठीक है, कि डू वाइल किस प्रकार का लूप है, एंट्री कंट्रोल लूप है, एग्जिट कंट्रोल लूप है, या बोथ है, ऐसा करके आएगा। तो जिसमें पहले कंडीशन चेक होती है वो एंट्री है, जिसमें बाद में कंडीशन चेक होगी वो एग्जिट है। तो डू वाइल में क्या बोलता है कि डू मतलब पहले करिए, ब्लॉक एग्जीक्यूट करिए, उसके बाद जो होती है वाइल कंडीशन आखिरी में आती है।
तो वाइल कंडीशन आएगी फिर सेमीकोलन। तो एंट्री करने देता है कि आप एंट्री कर सकते हैं। यहाँ पर एग्जांपल दिया है कि आई की वैल्यू जब तक ये 1 लाख ना हो जाए जब तक प्रिंट करते जाओ। तो इसको क्या है 1 लाख बार ये प्रिंट करेगा ये स्टेटमेंट को। इसके बाद है आपका है फॉर लूप। डू वाइल समझ लीजिए वही है फॉर लूप। फॉर लूप में क्या होता है आई बराबर मतलब इसमें तो 3 सर डू स्टेटमेंट। व्हाइल लूप सर, हाँ डू वाइल लूप। डू व्हाइल लूप एंट्री कंट्रोल लूप हुआ ना सर? नहीं नहीं, एंट्री का मतलब क्या होता है प्रवेश। एंट्री का माने प्रवेश होता है। जी तो जैसे वाइल, तो वाइल में क्या होती है पहले कंडीशन चेक होती है ना। ये जैसे 5 तक ओके जी। चलाया आपने तो पहले कंडीशन चेक होगी। चेक करेगा कि जैसे आपने INT आई बराबर दे दिया सपोज 1, तो चेक करेगा आई की वैल्यू लेस देन 5 है, मतलब एंट्री कर रहा तभी कंडीशन चेक हो रही है। तो एंट्री कंट्रोल और डू वाइल का स्ट्रक्चर क्या है, डू पहले लिखते हैं, फिर आपको ब्रैकेट आता है, फिर स्टेटमेंट आएगा जो भी आप स्टेटमेंट लिखना है, इसके बाद फिर ब्रैकेट क्लोज होता है, ठीक है, फिर आपका लिखते हैं वाइल, फिर कंडीशन आती है आई लेस देन इक्वल टू 5। तो यहाँ पे देखिए कंट्रोल ऊपर से डाउन ऊपर से नीचे आएगा तो डू माने कर ये अंदर घुस जाएगा, ये सब प्रिंट करेगा जो भी लिखा है। उसके बाद मतलब कंडीशन चेक कर रहा। कंडीशन कब चेक कर रहा, जब कंट्रोल एग्जिट हो रहा है, मतलब यहाँ से एक एक स्टेटमेंट को पहला पढ़ा दूसरा पढ़ा फिर आपका एग्जिट किया। तो एग्जिट किया तो कंट्रोल कहाँ पर है, एग्जिट में है, इसलिए एग्जिट कंट्रोल लूप कहलाता। और वाइल में देखें, वाइल में क्या है जैसे एंट्री कर रहे हैं तभी आपको ये कंडीशन मिल जा रही है पहले। तो एंट्री कंट्रोल प्रवेश करोगे तभी कंट्रोल हो जाता है लूप, तो एंट्री कंट्रोल लूप। एग्जिट में जब आपका कंट्रोल एग्जिट होता है तो एग्जिट कंट्रोल लूप कहलाता है। तो ये फॉर लूप में क्या होता है कि जनरली डू वाइल वाइल में जो होती है 3 कंडीशन हमेशा लूप में होती है। याद रखिए इनिशियलाइजेशन, हमेशा 3 पॉइंट याद रखना है। इनिशियलाइजेशन, इनिशियलाइजेशन फर्स्ट होता है, उसके बाद इनिशियलाइजेशन के बाद होता है कंडीशन, कंडीशन के बाद होता है इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। इंक्रीमेंट करेगा या तो फिर डिक्रीमेंट करेगा। दैट मीन्स जो आप शुरू में लिखते हैं ना, जैसे वाइल में आप ये आप लिख रहे हैं ये कहलाता है इनिशियलाइजेशन, इनिशियल स्टेटमेंट आई बराबर 1। इसके बाद कंडीशन, सेकेंड आ गया कंडीशन। कंडीशन के बाद आप आई प्लस प्लस लिखते होगे, इसको बोलते हैं इंक्रीमेंटल या इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, दो बोल सकते हैं, माइनस माइनस है तो डिक्रीमेंट इंक्रीमेंट। 3 स्टेटमेंट हर लूप में होता है, ठीक है। यहाँ पर भी देखें मतलब ये फॉर लूप में कंबाइन कर देता है इनिशियल स्टेटमेंट, कंडीशनल स्टेटमेंट और इंक्रीमेंटल स्टेटमेंट, तीनों एक ही लाइन में आप लिख देते हैं तो वो फॉर लूप बनता है। लूपिंग का यूज क्या होता है, किसी स्टेटमेंट को बार बार एग्जीक्यूट करवाना हो या सेट ऑफ स्टेटमेंट को आपको बार बार एग्जीक्यूट कराना हो तब हम लूप का यूज करते हैं। लूप को सेकंड नाम इटरेशन भी है। इटरेशन का मतलब वही है, इटरेट मतलब होता है पुनरावृत्ति, बार बार। जैसे ये यहाँ है कि यहाँ दिया है 10 लाख, मतलब ये जो स्टेटमेंट है 10 लाख बार प्रिंट होगा। यदि आप लूप चला देते हैं आई बराबर 1 और लेस देन ये, तो आपको ये प्रिंटिंग जो करेगा 10 लाख बार चलेगा, ठीक है। 1 मिलियन मतलब आपका लगभग ये आपको चलने वाला लूप है। चलिए डू वाइल में हमने बोला कि डू पहले लिखते हैं फिर बॉडी लिखते हैं फिर कंडीशन आखिरी में आती है और सेमी कोलन आता है। ये बहुत याद रखने वाली बात है, यहीं पे क्वेश्चन में एरर आता है। जनरली वाइल लूप में नहीं लिखना, जब वाइल लिखते हैं तो वाइल लिखा आपने, कंडीशन दिया जो भी है, ठीक है, यहाँ पे सेमीकोलन नहीं आता, यहाँ पे स्टेटमेंट आया, यहाँ भी सेमीकोलन नहीं आया। परंतु यहाँ पे देखें कि जब वाइल लगाते हैं तो एक्सप्रेशन के बाद आपका सेमीकोलन आता, मतलब इसको यदि डू वाइल करेंगे तो डू लिखना पड़ेगा, ठीक है, फिर ब्रेक क्लोज, इसके बाद वाइल लिखना पड़ेगा, वाइल के बाद कंडीशन आ जाएगी आपकी, कंडीशन के बाद सेमीकोलन। तो यहाँ पे सेमीकोलन दिख रहा है और जबकि यहाँ पे सेमीकोलन नहीं आता है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। जैसे कैर बराबर ये दिया है और आपको बोला है कि डू करिए, तो कम से
हमेशा याद रखिए कि डू वाइल लूप एक बार ज्यादा चलता है, ये भी एक पॉइंट है, कभी कभी आ जाता है कि डू वाइल के संबंध में कौन कौन से कथन सत्य हैं। डू वाइल के कहना चाहता है तो डू वाइल एक बार ज्यादा चलता है। डू वाइल जो होता है एग्जिट कंट्रोल लूप है। डू वाइल में भी आपके 3 स्टेटमेंट होते हैं, इनिशियल, ठीक है, आपका कंडीशनल और इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। ये अपन छोड़ते हैं, फ्यू इम्पोर्टेंट टर्म। सर हाँ जी, इनहेरिटेंस देखते हैं। हाँ जी बताइए। सर फॉर ईच लूप भी तो होता है, फॉर ईच लूप। अरे यार कहाँ कहाँ का सब मिक्स कर रहे हेलो। हो। और ईच लूप होता है वो ऑब्जेक्ट के लिए होता है, जब अपन सिंग क्लासेस पढ़ते हैं उसमें, ठीक है। फॉर ईच लूप भी होता है, ऑब्जेक्ट के लिए यूज होता है। तो यहाँ पर अभी अपन क्या ऑब्जेक्ट में अभी चर्चा नहीं कर रहे हैं, आगे पढ़ेंगे, ठीक है। फॉर ईच लूप होता है जब अपन किसमें पढ़ते हैं, फॉर ईच लूप में जब हम लिस्ट पढ़ेंगे, इसमें लिस्ट पढ़ते हैं, ठीक है। तो लिस्टिंग में हम फॉर ईच का यूज करते हैं ऑब्जेक्ट में। अच्छा ठीक है भाई, अपन डिटेल में नहीं पढ़ रहे हैं जावा, इसलिए अपन क्या है ये 3 लूप के बारे में चर्चा कर रहे हैं, और चौथे लूप के बारे में अपन चर्चा नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो डीपली है नहीं सर, अगर लूप पूछे जाते हैं हाउ मेनी टाइप्स ऑफ, नहीं तो हाउ मेनी वो टाइप्स ऑफ लूप आर 3 ही देयर इन लूप जावा, तो होते हम हैं। 4 बताएंगे या 3 नहीं नहीं, बताएं? 4 नहीं, 3 ही लिखना है, ठीक है। वो जो फॉर ईच जो होता है फॉर के अंतर्गत आता है, वो अलग से नहीं है, फॉर का ही एक फॉर्मेट है। तो लूप 3 ही प्रकार के आपको लिखना है, चौथा जी नहीं सर, लिखना। फॉर ईच जो होता है ना वो फॉर का इसीलिए ही एक पूछा है। सर मैंने। हाँ फॉर का ही, वो ऑब्जेक्ट के लिए होता है एक्चुअली, ठीक है। जब तक ये ऑब्जेक्ट में है, जैसे लिस्ट में यूज होता है, तो लिस्ट में ये कि प्रत्येक यदि 10 एलिमेंट है तो फॉर ईच करते हैं, तो फॉर ईच करके जब तक आखिरी एंड ना आ जाए तो वो सारे ऑब्जेक्ट को काउंट करना है। तो उसको छोड़ दीजिए, जितना डीपली जाएंगे एक्चुअली क्या आपने पढ़ा हुआ है तो उसको आपको है, बाकी फॉर ईच कभी आएगा नहीं। देखिए इनहेरिटेंस में अपन देखते हैं, इनहेरिटेंस जैसा अपन ने C++ में पढ़ा था, सेम इनहेरिटेंस यहाँ है, परंतु थोड़ा टर्मिनोलॉजी में चेंज हो जाता है कि वहां पर लिखने का तरीका अलग होगा, यहाँ पर इनहेरिटेंस में लिखने का तरीका अलग होगा, ठीक है। वहां पर स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर का यूज भी हम करते रहे, क्लास के अंदर डिक्लेरेशन, क्लास के बाहर है। यहाँ पर जो होंगे कीवर्ड का यूज करेंगे एक्सटेंड का। तो आपका यदि इनहेरिटेंस क्या है, रीयूजेबिलिटी का गुण है, जो हमने बताया था कि किसी भी क्लास, एग्जिस्टिंग क्लास जो पहले से है उसको यूज करके एक नई क्लास बनाना, इनहेरिट करके। तो द मैकेनिज्म बाय विच अ क्लास इज अलाउड टू डिराइव द प्रॉपर्टी ऑफ डिफरेंट क्लास इज टर्म्ड द इनहेरिटेंस। मतलब कोई ऐसी मैकेनिज्म जो किसी पहले से बनी क्लास की प्रॉपर्टी को इनहेरिट करने देता है या अनुमति देता है, इसे इनहेरिटेंस कहते हैं। विद द कॉन्सेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस द इंफॉर्मेशन इज प्रोग्राम कैन बी ऑर्गेनाइज हायरार्किकली। तो ये हायरार्किकल मतलब आपका वंशानुगत होता है, कि मतलब एक पहले से क्लास है तो उससे नई क्लास बना सकते, तो उसकी प्रॉपर्टीज और मेथड्स जो होते हैं वो डिराइव्ड क्लास में आ जाते हैं। इनहेरिटेंस इज वन ऑफ द क्रिटिकल फीचर ऑफ ऊप्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एक कॉन्सेप्ट है ऊप्स, ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम। where a new class is created from existing class, जिसे parent या base class बोलते हैं, जिससे बनाते हैं। Simple terms, inheritance would mean passing down the characteristics of the parent। तो जनरली यदि हम बोला जाए कि भाई इनहेरिटेंस में क्या होता है, तो मैसेजेस पासिंग होते हैं, मैसेजेस या कैरेक्टर जो है वो आपके पास करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट होती है, जब भी अब इनहेरिटेंस पढ़ोगे तो आपके पास कुछ शब्द होंगे, क्लास होगा, सब क्लास होगा, सुपर क्लास होगा, रीयूजेबिलिटी। जब भी इनहेरिटेंस होंगे तो ये 4 शब्द हमेशा सुनाई में आएंगे आपको। क्लास मतलब आपको मालूम है क्या, ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट शेयरिंग कॉमन प्रॉपर्टी, क्लास कोई भी होगा, या बोल सकते होगे क्लास इज अ टेम्पलेट, ठीक है, which encapsulate methods and member variable और जो functions हैं उसको combine करता है क्लास, या एक टेम्पलेट की भांति काम करता है। या बोल दिया है कि ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट शेयरिंग द कॉमन प्रॉपर्टी, क्लास के अंदर जो आपका प्रॉपर्टीज होगा, जैसे इंटीजर ए है तो प्रॉपर्टी है, ठीक है। आपने कोई फंक्शन बनाया हुआ है जैसे डिस्प्ले या गेट डाटा, तो वो आपका मेथड्स कहलाएगा।
तो क्लास के अंदर जो मेथड्स होते हैं या फंक्शंस होते हैं उसी को आप कंबाइन करते हैं तो उसे क्लास बोलते हैं। सब क्लास मतलब इनहेरिटेड, जिसे मतलब डिराइव्ड क्लास, मेन क्लास से जब एक नई क्लास बनाते हैं तो उसे सब क्लास बोलते हैं। आल्सो नोन एज द डिराइव्ड और एक्सटेंडेड क्लास। ठीक है, डिराइव्ड या एक्सटेंडेड क्लास। यहाँ जावा में एक्सटेंडेड का यूज करेंगे, ठीक है, और जब हम C++ पढ़ते हैं तो डिराइव्ड का शब्द का यूज करते हैं। है दोनों का अर्थ वही है, परंतु जावा में एक्सटेंडेड का ज्यादा वर्ड होगा और वो शब्द भी है एक्सटेंड करके, ठीक है, जो इनहेरिट समय यूज होगा। आल्सो अलाउ विद द इनहेरिट फील्ड एंड मेथड्स ऑफ क्लास जनरेटेड फ्रॉम द क्लास कैन बी ऐड फील्ड मेथड्स और इट्स ओन। वही चीज है, मेथड्स और जो भी आप वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, ठीक है, तो वो सब क्लास यूज करेगा। सुपर क्लास क्या होता है? जिसे इनहेरिट किया जा रहा है, मतलब आपका पेरेंट क्लास। सुपर क्लास रिप्रेजेंट द क्लास हुज फीचर्स आर इनहेरिटेड बाय द सब क्लास। ठीक है, इसके बाद है आपका रीयूजेबिलिटी। रीयूजेबिलिटी भी शब्द आएगा इनहेरिट। रीयूजेबिलिटी मतलब पहले से लिखे कोड को आप यूज कर रहे हैं, पहले से कोई क्लास है उसकी प्रॉपर्टी को यूज कर रहे हैं, इसलिए कॉन्सेप्ट को रीयूजेबिलिटी भी आपको शब्द आएगा। द टेक्निक रीयूजेबिलिटी अलाउ टू यूज टू क्रिएट अ क्लास या न्यू वन हैविंग द फील्ड्स एंड मेथड ऑफ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग क्लास। पहले से बनी क्लास की यदि कोई फील्ड है और उसमें यदि फंक्शंस है, यदि आपको उस टैग को यूज कर रहे हैं, उसके कोड को यूज कर रहे हैं, तो वो जो है रीयूजेबिलिटी कहलाएगी। इनहेरिटेंस से फायदा क्या होता है? यदि बोले कि भाई इनहेरिटेंस से लाभ क्या है, तो इनहेरिटेंस मिनिमाइज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द कोड बाय मिनिमाइजिंग डुप्लीकेट कोड। If the same code has to be used by the another class, it can be simply by inherited class its subclass। मतलब कोड को एक बार लिखेंगे, उसके बाद वो नीचे आता जाएगा, तो कॉम्प्लेक्सिटी को कम कर देता है। यदि आपको 4 बार कोड कहीं लिख रहा है, जैसे आपका सपोज आपको सर्कल का फाइंड करना है एरिया, ठीक है, सर्किल का करना है और साथ में आपको करना है रेक्टेंगल का करना है, ठीक है, स्क्वायर का करना है, एरिया सबका निकालना है। तो कुछ कॉमन शेप में हो सकता है कि लेंथ और ब्रेड्थ होता हो, मतलब लंबाई चौड़ाई पूछता ही है। जैसे हम स्क्वायर का बोल रहे हैं, रेक्टेंगल का बोल रहे हैं, इसमें रहेगा ही। यदि आपका राइट एंगल का पूछते हैं तो उसमें आपकी हाइट और ब्रेड्थ का यूज होगा। तो कुछ कॉमन प्रॉपर्टी होती हैं जो विभिन्न शेप के एरिया निकालने के लिए होते हैं। तो बार बार वही चीज को कि हर बार मतलब जैसे आप रेक्टेंगल का निकाल रहे हैं तो आप लेंथ और ब्रेड्थ का बात कर रहे हैं, या किसी दूसरे शेप का लगा रहे हैं तो वहां भी वेरिएबल, तो ऐसा ना करके एक ही जगह डिक्लेयर कर दीजिए और उसको आपको कोड को रीयूज कर लीजिए। तो आपको वही है कि कोड को कम लिखना पड़ता, डुप्लीकेशन नहीं होता है। द एफिशिएंसी ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ कोड इंक्रीज एज द कोड इन द ऑर्गेनाइजर सिमिलर। ठीक है, यदि आप इनहेरिटेंस का यूज करेंगे तो आपका प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन जो होगा बहुत फास्ट होगा, इफिशियंसी होगा, क्योंकि प्रोग्राम कंबाइन हो जाते हैं, लिंक हो जाते हैं, अलग अलग ना रहते हैं। ठीक है, इससे माध्यम से हम पॉलीमॉर्फिज्म को भी यूज कर पाएंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म कैन बी यूज्ड अलोंग द इनहेरिटेंस के द्वारा क्या होता है, या इनहेरिटेंस के साथ जो होता है आप पॉलीमॉर्फिज्म को यूज कर पाते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म हमने बताया था, पॉलीमॉर्फिज्म जो है आपका इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट है जिसमें वन नेम डिफरेंट फंक्शनैलिटी होती है। मतलब एक ही नाम के एक से ज्यादा फंक्शंस आप बना सकते हैं, एक ही नाम के एक से ज्यादा फंक्शंस बना सकते हैं और उसके कोड को यूज कर सकते हैं। इस कॉन्सेप्ट को पॉलीमॉर्फिज्म कहा जाता है। सिंटेक्स यदि हम देखें, यदि इनहेरिटेंस का हम सिंटेक्स देखेंगे तो कैसे लिखेंगे? पहले लिखना है आपका क्लास, सुपर क्लास, क्लास लिखना है। जैसे सुपर क्लास ये नाम हैगा, कोई सा भी नाम हो सकता है सुपर क्लास। इसके बाद उसकी बॉडी लिखना है, जो भी आपको लिखना है। अब इस क्लास को जैसे इनहेरिट करना है आपको, तो क्लास, फिर आपका सब क्लास का नाम, फिर एक्सटेंड करना है, इसके बाद सुपर क्लास। C++ में इसी चीज को जो हम लिखते रहे, यदि हम याद दिला दें कि C++ यदि आप यूज कर रहे थे तो इस सिंटेक्स को कैसे लिखते रहे, आप क्लास लिखते रहे। ठीक है, क्लास के बाद जैसे हमने लिखा सुपर क्लास, सुपर क्लास वैसे ही लिख दिया।
आपके पास ये सेम रहता रहा, जो भी आपका फंक्शन प्राइवेट कर रहे हैं। जब आप इनहेरिट करते रहे तो समझ लो लिखते रहे आप क्लास, ठीक है। जैसे आप सब क्लास बना रहे हैं तो सब क्लास रहता ही रहा, लिखता रहे। यहाँ पर आप कॉलन का यूज करते रहे, ठीक है। कॉलन, कॉलन के बाद आप लिखते रहे पब्लिक या प्राइवेट, पब्लिक या प्राइवेट लिखते रहे, फिर आप सुपर क्लास लिख देते रहे। तो मतलब लिखने का तरीका अलग है, कॉन्सेप्ट वही है कि इनहेरिटेंस क्या होता है। जैसे यहाँ पर ये नया शब्द आप देख रहे हैं एक्सटेंड्स, यहाँ पर एक नया शब्द आया है एक्सटेंड, जबकि यहाँ पर जो होता रहा कॉलन यूज होता रहा। यहाँ पर हम कॉलन का यूज करते रहे सिंपल, और वही एक्सटेंड वर्ड का काम करता रहा। यहाँ पर इसको आपका एक्सेस स्पेसिफायर नहीं है, पब्लिक एक्सेस पब्लिक प्रोटेक्टेड, ठीक है, लिख सकते हैं, ठीक है, इसमें भी चलता है, परंतु जनरली सिंटैक्स में नहीं भी लिखते हैं तो वो आपको पब्लिकली मतलब आपको इनहेरिट करता है। तो एक्सटेंड कीवर्ड मतलब इसमें नया आ जाता है। ये आपका सिंटैक्स है इनहेरिटेंस का। यदि इनहेरिटेंस के बाद देखें तो एक्सटेंड क्या है, द कीवर्ड एक्सटेंड इज यूज्ड व्हाइल इनहेरिट द क्लास, it defines that the functionality of the superclass being extended to the subclass। मतलब एक्सटेंड कीवर्ड के कारण क्या होता है, जो सुपर क्लास होती है उसकी फंक्शनैलिटी को अपन सब क्लास में एक्सटेंड करते हैं, एक्सटेंड कीवर्ड के माध्यम से। द न्यू क्लास क्रिएटेड एज अ कॉल द सब क्लास, जो नया क्लास बन रहा है उसको सब क्लास बोलेंगे, ठीक है। इनहेरिटेंस का जो टाइप्स है, जैसे C++ में पढ़ा है, यहाँ भी वही टाइप मिलता है। सिंगल इनहेरिटेंस, ठीक है, इसके बाद मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, इसके बाद हाइब्रिड इनहेरिटेंस, हायरार्किकल इनहेरिटेंस और मल्टीपल इनहेरिटेंस। 5 प्रकार के इनहेरिटेंस जो है आपने यूज किया था इसमें C++ में, उसी टाइप के इनहेरिटेंस को यहाँ भी लिखते हैं। लिखने के तरीका में केवल एक्सटेंड वर्ड जो होगा वो आपका अलग से आएगा, बाकी सेम मीनिंग होता है। सिंगल लेवल इनहेरिटेंस मतलब एक एग्जिस्टिंग क्लास से एक नई क्लास बनाना सिंगल लेवल होता है। एग्जिस्टिंग क्लास से एक नई क्लास बनाना है। एट द सेम सजेशन दिस टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस ऑकर व्हेन ओनली अ सिंगल क्लास, सिंगल क्लास है तब के केस में। यहाँ जैसे उदाहरण दिया है कि सपोज क्लास ए है, स्क्रीन में आप ना दिखे तो थोड़ा आप बड़ा कर सकते हैं, ठीक है, स्क्रैच करके। क्लास ए जैसे बना हुआ है, इसके अंदर एक फंक्शन है पब्लिक वॉइड मेथड ए, ठीक है, और इसे ये एक ही मेथड है, और इसके बाद ये क्लोज हो गया। ये आपका बेस क्लास हो गया, फर्स्ट वाला जो है आपका ये बेस क्लास है, बेस या सुपर, ये सुपर क्लास है। अब क्या है, इस सुपर क्लास ए से एक नई क्लास बना रहे हैं बी, तो क्लास बी एक्सटेंड्स, ये कीवर्ड है, ठीक है, एक्सटेंड्स ए को एक्सटेंड कर रहे हैं। अब पब्लिक वॉइड मेथड बी बना रहे हैं, तो ये जो ए मेथड है, जो ए मेथड है वो ऑटोमेटिक जो होगा बी में आ जाएगा। मतलब इसके पास देखिए एक बी मेथड आपने बनाया हुआ है, और ये जो है ऑटोमेटिक जो मेथड ए है वो इसकी डेफिनेशन भी यहाँ पर आ जाएगी। मतलब इसके अंदर आपका मेथड जो है आपका ए भी इंक्लूड हो जाएगा, क्योंकि इनहेरिट कर रहे हैं तो ऊपर वाले की जो भी फंक्शनैलिटी होगी, ये आपकी फंक्शनैलिटी है, वो नीचे वाले में आ जाएगा। अब इसका खुद का एक फंक्शन है बी, उसमें आपको लिखा है चाइल्ड क्लास मेथड, इसमें ऊपर वाले में लिखा है बेस क्लास मेथड। इसके बाद क्या करना है अपन को, सीधे पब्लिक स्टैटिक वॉइड का मैन किया है, यहाँ एक्सटेंड ए किया हैगा, पब्लिक वॉइड ये, ठीक है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन स्ट्रिंग यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाया हैगा आपका बी का, जनरली बी का ही ऑब्जेक्ट बनाएंगे। इसमें थोड़ा मतलब एक लाइन गलत लिखी है, चाहे तो आप उसको हाँ जी, यहाँ पर आपको क्या करना है, एक्सटेंड बी यहाँ पर क्लोज करना है, ये जो होगा इसका क्लोज होगा, और एक यहाँ क्लास अलग से बनेगी, ठीक है। ये जो है ना यहाँ पर एक क्लास बनेगी मैन, क्लास बनाना पड़ेगा इसमें कोई सा भी, पब्लिक क्लास बना दीजिए मैन, सपोज मैन नाम का बनाया आपने, मैन ऑलरेडी बना है, समझ लो मैन एक क्लास बनाया, यहाँ क्लास रहेगा, उसके बाद पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन रहेगा।
कुल मिला के नीचे देखें तो एक ऑब्जेक्ट बन रहा है बी क्लास का। हमेशा डिराइव क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते ही हमने पढ़ा हुआ था पहले भी, परंतु यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका देखें कि न्यू कीवर्ड आया। ठीक है, बी ओबीजे बराबर न्यू बी ब्रैकेट ओपन क्लोज। इसी चीज को C++ में आप लिखते रहे तो आप सिंपल लिखते रहे बी ऑब्जेक्ट। ठीक है, मतलब शुरू में लिख देते रहे क्लास बी क्लास बी क्लास का नाम होगा ऑब्जेक्ट, इतना बस लिखते रहे। परंतु यहाँ पर आप क्या लिखते हैं, बी ऑब्जेक्ट बराबर न्यू बी ब्रैकेट ओपन क्लोज। ये सिंटेक्स है। अब ऑब्जेक्ट के द्वारा आप कॉल कर रहे हैं फंक्शन ए को, ओबीजे डॉट मेथड 1 ओबीजे डॉट मेथड बी। तो बी और सर। ए, हाँ जी हेलो। हाँ बोलो। हाँ सर, ये जो मेथड है, हाँ इसमें जो आपने मेथड लिख रखा है, ये सिंटैक्स होता है ना सर मेथड का? तो नहीं नहीं, मेथड माने फंक्शन, ग्रुप ऑफ फंक्शन जो कुछ ऐसा नहीं कुछ बोलते हैं। मेथड मतलब आपका फंक्शन। देखिए जैसे सी में फंक्शन बोलते हैं, सी में मेथड नहीं बोला जाता। ठीक है, जब C++ में आ जाते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज में तो फंक्शन को मेथड बोलते हैं। तो यहाँ पर हम मेथड बोलेंगे, जी। जावा में भी हम मेथड बोलते हैं। और तो ये ये सर एक्सटेंड जो लगाया है, ये इनहेरिट क्लास के लिए है। हाँ, ये इनहेरिटेंस के लिए है, ये इनहेरिटेंस के लिए आपको ये ये तो एक्सटेंड सिंटैक्स है ना करना। सर इसका? हाँ ये सिंटेक्स है ना, ये अभी पढ़ाया तो है। देखिए ये वाली लाइन हमने पढ़ाया ना कि ये सिंटेक्स, सिंटेक्स में ध्यान जी दो। सर। सुपर क्लास हमने बताया, फिर हमने बताया कि एक्सटेंड कीवर्ड है। यहाँ पर हम कंपेयर भी किए हैं कि सी में जो है कॉलन का यूज करते हैं C++ में, और यहाँ पर एक नया वर्ड ही आ गया है एक्सटेंड नाम का। वहाँ पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड भी हम करते रहे, आपको याद होगा। ठीक है, यहाँ पे पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड नहीं है, चाहे तो आप यूज कर सकते हैं, यूज करने का है मेथड। तो ये हैगा आपका मतलब, आप ये करेंगे ऐसा ही करना है आपको। ऊपर में क्लास बना लेना है और मेन में आपको ऑब्जेक्ट बनाना है। यदि सिंपल सा, यदि हम इसको एक एग्जांपल लेके सिंपल से इसी में बना देते हैं तो आपको ताकि समझ में अच्छा है। क्योंकि लिखते हैं तो जल्दी आपको समझ में आ जाता है। जैसे आप क्लास बना लीजिए, ये क्लास आपने ए बनाया। ठीक है, ये क्लास ए बनाया, इसमें एक फंक्शन बस हमने डिफाइन किया है। जैसे पब्लिक फंक्शन कर दिया है, पब्लिक डिस्प्ले। ठीक है, पब्लिक वाइट डिस्प्ले, ये एक डिस्प्ले फंक्शन बना दिया। ठीक है, इसमें आपने जस्ट प्रिंट बस किया है। इस फंक्शन में ज़्यादा मेथडोलॉजी हमने यूज नहीं किया। जैसे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन आपने दिया, और प्रिंट एलन में आपने दिया कि हेलो। ठीक है, हेलो आई एम चाइल्ड, ये आपने मैसेज प्रिंट करा दिया। ये आपका जो है मेथड है आपका बेस क्लास का। अब बेस क्लास यहाँ पर जैसे खत्म हो गया, अब आपको इसको इनहेरिट करना है। ठीक है, इनहेरिटेंस करके क्लास ए से एक नई क्लास बनाना है। तो नई क्लास का नाम सपोज हमने लिया है क्लास बी, इसका नाम हो गया बी। अब ये एक्सटेंड कर रहे हैं, तो एक्सटेंड से कर रहे हैं, इसका विस्तार हो रहा है, किससे कर रहे हैं, ए से। तो ए के जो सारे प्रॉपर्टी है, ए का जो फंक्शन है वो आपको ऑटोमेटिक इसमें आ जाएगा। इसका अभी सेम का भी एक, जैसे हमने फंक्शन बना लिया, इसके अंदर एक फंक्शन बना लिया, फंक्शन मतलब मेथड। यहाँ पर एक मेरा पब्लिक बना लिया, पब्लिक मेथड वाइड समझ लो, यहाँ पे बना दिया, यहाँ पे भी डिस्प्ले बनाया। तो अभी तो एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम आएगी, तो डिस्प्ले 1 कर दिया, क्योंकि सेम नाम का आ जाएगा तो फिर दिक्कत देगा। यहाँ पर हमने प्रिंट करा दिया सपोज इसी लाइन को। ठीक है, यहाँ पर चाइल्ड की जगह हमने सॉरी ये पेरेंट है होगा, ये पेरेंट हो गया, और ये आपका चाइल्ड, हेलो आई एम पेरेंट, हेलो आई एम चाइल्ड, ये आपका प्रिंट कर देगा। ये आपने बंद कर दिया, इसका भी बंद कर दिया। ठीक है, तो ये आपका एक मतलब बेस क्लास, ये आपका चाइल्ड क्लास हो गया बी, जो ए से बना हुआ है। तो एक बी के पास दो फंक्शन आ जाएंगे। ठीक है, एक ये वाला भी आ जाएगा और एक आपका पब्लिक डिस्प्ले 1।
अब इसको यूज करना है मैन में, ठीक है, मैन में यूज करना है। तो अब मैन में आएंगे, मैन क्लास हम बना रहे हैं जैसे पब्लिक है। सर हाँ जी, इसमें सर हम डिस्प्ले और डिस्प्ले वन की जगह मेथड भी लिख सकते हैं। नहीं वो तो कुछ भी लिख सकते हैं ना, वो तो आपकी मर्जी। जो फंक्शन का नाम तो कुछ भी हो सकता है, ऐड हो सकता है, डिस्प्ले हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, एरिया हो सकता है, कुछ भी। वो मेथड ए और मेथड बी का लिखा था कि भाई ए का है, मेथड ए लिख दिया था, इससे समझ में आता है क्लास ए का फंक्शन है मेथड ए। मेथड बी है भी है, तो मेथड मेथड ही, वो कीवर्ड नहीं है, वो लिखना नहीं है मेथड, ठीक है। वो बताया था कि जैसे आपका मीनिंगफुल बनाना है, किसी को समझाना है कि आप ऐसा है कि तो जल्दी समझ में आ जाता है। ये जो है क्लास ए का मेथड है, मेथड ए कर दिया था, वहां मेथड बी कर दिया है, ठीक है। आप इसको मेथड भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी, कुछ भी लिख सकते हैं, इसमें कोई वो रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ये तो यूजर डिफाइंड नेम है, ठीक है। ये मेथड भी कर मैं दिया। सर इसीलिए कंफ्यूज हो रहा हूँ कि हाँ जो मैंने पढ़ा था ना जावा में, हाँ जी, उसमें सर मेथड के बारे में कुछ और ही लिखा है, इसीलिए मैं थोड़ा नहीं नहीं, मेथड वही कंफ्यूज हो रहा लिखा हूँ। होगा। आप पढ़ेंगे कि सेट ऑफ स्टेटमेंट्स होता है, मतलब मेथड इज अ सेट ऑफ स्टेटमेंट दैट परफॉर्म एन स्पेसिफिक टास्क। सिंपल यही होता है, किसी भी ग्रुप मेथड ऑफ या ब्लॉक फंक्शन, और हाँ, कोड। ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट होगा, ठीक है, दैट इज स्पेसिफाई फॉर एनी स्पेसिफिक टास्क, किसी स्पेसिफिक टास्क के लिए किया जाता है, ठीक है। तो मेथड और फंक्शन, चाहे आप इसको फंक्शन बोले, मेथड बोले, और मेथड कीवर्ड नहीं है, याद रखिए। यहाँ पर आप कुछ भी यूज करिए, जैसे हमने बोला ना कि डिस्प्ले हमने यूज किया, या फंक्शन भी यूज कर लिए कि फंक्शन, ये फंक्शन ए का है, हमने लिख दिया कि भाई ये जो है क्लास ए का फंक्शन है, ये क्लास बी का फंक्शन है। ये हमारी मर्जी है कि हम क्या फंक्शन का नाम क्या दे रहे हैं, ये लिख लिया, ऐसा भी कर सकते हैं। तो कुल मिला के ये हो गया। अब एक क्लास बना रहे हैं, पब्लिक क्लास। तो ये समझ लो आपका हो जाएगा, आपका समझ लो अपन मैसेज कर रहे हैं ना, तो इसका नाम रख दिए मैसेज, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद वही है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, जो हम लिखते हैंगे, और मेन वाला है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। स्ट्रिंग के बाद आपका ब्रैकेट ARGS, ये लग गया, ठीक है। और ब्रश ओपन कर लीजिए। अब इसके बाद ऑब्जेक्ट को बनाना पड़ेगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट बनाने के लिए जावा में अलग होता है C++ से, और हमेशा ऑब्जेक्ट बेस क्लास को बनाया जाता है। यदि हम C++ की बात करें तो आपको ऐसा बस लिखना पड़ता है, क्लास बी ऑब्जेक्ट, ये C++ पैटर्न है। परंतु जावा हम पढ़ रहे हैं, तो जावा में हमने बताया कि ऑब्जेक्ट क्रिएशन कैसे होता है, कि आपको समझ लो बना रहे, नया क्लास बना रहे, तो क्लास बी का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, सॉरी, पहले हमको बी ही लिखना है, क्लास बी, इसका ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट नया बना रहे हैं, बी लिखो सीधे सीधे, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं, ठीक है, बराबर न्यू, क्लास भी लिखेंगे शुरू में, कोई एरर नहीं आएगी। इसके बाद आपका बी, इसके बाद इस टाइप से। तो ये क्या होगा, जो क्लास बी है, यदि आप शब्द यहाँ क्लास लिख देंगे तो भी एरर नहीं देगा, और नहीं लिखेंगे तो भी। सिंटेक्स आपका होता है क्लास नेम, उसके बाद ऑब्जेक्ट का नाम, फिर इक्वल, फिर न्यू इज अ कीवर्ड दैट इज यूज्ड फॉर क्रिएटिंग अ ऑब्जेक्ट ऑफ एग्जिस्टिंग क्लास, ठीक है। तो ये क्लास बी जो है, मतलब ये सिंटेक्स है, क्लास पहले आएगा, वो लास्ट में भी क्लास आएगा, मगर यहाँ पर पैरेंथेसिस लग जाएगा, ठीक है। न्यू कीवर्ड आपको लगाना है। अब आपको फंक्शन कॉल करना है तो सिंपल लिखिए ऑब्जेक्ट डॉट, किस फंक्शन को कॉल करना है, जैसे ये वाला फंक्शन को कॉल करना है, तो आपको यही शब्द लिखना पड़ेगा यहाँ पर कि फंक्शन अंडरस्कोर ए, ब्रैकेट ओपन क्लोज। तो ये फंक्शन कॉल होगा। इसी चीज को हमको बी में कॉल करना है, सेकेंड वाला फंक्शन यूज करना है, क्योंकि बी के अंदर आपके दोनों फंक्शन आ जाएंगे या दोनों मेथड आ जाएंगे, मान लीजिए ये बी,
ठीक है, और इसको हमने कर दिया क्लोज, और ये भी क्लोज हो गया। तो देखिए जब रीडिंग करेगा मतलब कंपाइलर रीड करेगा तो यहाँ से स्टार्टिंग करता है, ये मैसेज पढ़ेगा, अंदर आएगा, ये लाइन पढ़ेगा, इसके बाद ये लाइन, जैसे ये लाइन पढ़ेगा कि क्लास बी, ठीक है, ऑब्जेक्ट बनाना है तो ओबीजे बनाएगा, एक नया क्लास, एक नया मतलब ब्लॉक बना देगा। और जब ये लाइन करेगा तो ये बोलेगा ऑब्जेक्ट के फंक्शन ए को कॉल करिए, तो यहाँ पर पहुंच जाएगा फंक्शन ए में, यहाँ पे पहुंचेगा तो वो प्रिंट आउट करेगा हेलो आई एम पेरेंट, इतना प्रिंट करेगा, फिर कंट्रोल यहीं पहुंच जाएगा, इस लाइन में आ जाएगा, नेक्स्ट लाइन में। इसमें बोलेगा को ऑब्जेक्ट का फंक्शन बी कॉल करना है, तो ऑब्जेक्ट का फंक्शन बी जो हो जाएगा ये वाला कॉल करेगा, ठीक है, ये वाला फंक्शन, तो ये वाली लाइन प्रिंट कर देगा, मतलब हेलो आई एम अ चाइल्ड, तो 2 लाइन आपको प्रिंट हो जाएगी। तो इस प्रकार से किसी भी एग्जिस्टिंग क्लास से एक न्यू क्लास बनाई जाती है, इसे इनहेरिटेंस से कहते हैं, ठीक है। इसमें देखें वही चीज हमने बताया था, एक एग्जिस्टिंग क्लास से एक नई क्लास बनाना। मल्टी लेवल में क्या होता है, एक एग्जिस्टिंग क्लास से मतलब मल्टी लेवल सिंपल बोले कि मतलब जो है एक डिराइव्ड क्लास या एक्सटेंडेड क्लास से एक नई क्लास बनाना। ये आपका बेस क्लास है, ये आपकी डिराइव्ड क्लास है, जो आपका डिराइव्ड क्लास है वो है, और डिराइव्ड से यदि आपने एक और डिराइव्ड बना ली है तो दैट इज द मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, ठीक है। तो वही लिखा है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस इंक्लूड द इन्वॉल्वमेंट ऑफ लिस्ट 2, ठीक है, एट लीस्ट 2 और मोर देन 2 क्लासेस, 1 क्लास इनहेरिट द फीचर फ्रॉम पेरेंट क्लास and newly created subclass become the base class for another new class। मतलब ये बेस क्लास है, उससे इनहेरिट किया, नया क्लास बना, और वो उससे इनहेरिटेड क्लास से भी एक नया क्लास बनाया या सब क्लास बनाया, जो कि आपके दोनों के फीचर रखेगा, जैसे इसका जो फीचर है और इसका फीचर है, दोनों का फीचर जो है इसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है, इसका फीचर और आपका ये इसका फीचर है, तो इसमें आपका स्टार भी आ जाएगा, हैज भी आ जाएगा। तो यहाँ पर एक सिंपल जैसे दिया है, क्लास एक्स बनाया गया है, उसमें फंक्शन लिया है, क्लास बी वाई बनाया है, एक्स को एक्सटेंडेड किया है, उसके बाद वाई को एक्सटेंड कर दिया है जेड में, उसके बाद पब्लिक क्लास। इसमें क्या है, सीधे सीधे एक ही ले लिया है, पब्लिक क्लास करके उसी में इंक्लूड करके ले, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन को अलग से नहीं बनाया है, ऐसा भी काम कर देगा। तो मेथड वही है क्रिएट करने का, इसलिए ज़्यादा अपन नहीं देखेंगे। हायरार्किकल इनहेरिटेंस, हायरार्किकल में क्या होता है, क्या है आपका वंशानुगत में, मतलब एक पेरेंट से या एक बेस क्लास से जब एक से ज़्यादा सब क्लास बनाए आप, ठीक है, मतलब एक से 2 सब क्लास बनाते हैं, 3 क्लास, फिर डिराइव्ड से फिर आप यदि क्लास बना रहे हैं, जैसे आप बी से भी आप नया क्लास बना सकते हैं, यदि यहाँ पर भी आप 2 क्लास बना दें कि ई और एफ, तो ये भी आपका हायरार्किकल बनाएगा, हायरार्किकल को ट्री भी बोलते हैं आप, ठीक है, हायरार्किकल को और ट्री इनहेरिटेंस भी बोला जाता है। तो इसमें एनिमल जैसे बनाया है, एनिमल क्या होता है, एनिमल एक प्रजाति है, एनिमल्स का डॉग भी एनिमल में आता है, तो एक्सटेंड किया है क्लास डॉग, एक्सटेंड एनिमल। इसके बाद कैट भी एनिमल आता है, तो एक क्लास बनाया कैट, एक्सटेंड किया है एनिमल को, ठीक है। इसके बाद जो है उसको आपको यूज कर लिया है मेन क्लास में ऑब्जेक्ट बना के, कैट सी न्यू कैट। उसके बाद उसकी एक्शन है, यदि हम मेथड बात करें तो कैट का मेथड मियाओ, और ठीक है, और कैट जो होता है ईट करता है, खाना खाता है, तो ईट मेथड हो गया। ये जो लिखा है आपका ईट, बार्क और आपका मियाओ। मल्टीपल इनहेरिटेंस में क्या होता है, 2 या 2 से ज्यादा क्लास से एक नई क्लास बनाना। इसमें क्या होता है, बेस क्लास 2 या 2 से ज्यादा होती है, जैसे ये बेस क्लास 1 हो गया और ये आपका बेस क्लास 2, तो 2 या 2 से ज्यादा बेस क्लास से जब एक नई डिराइव्ड क्लास बनाई जाती है तो उसे मल्टीपल इनहेरिटेंस कहते हैं, ठीक है। इसमें आपका 2 बेस क्लास कंपलसरी होंगी, 2 या 2 से ज्यादा, 2 से कम हो जाएगी तो सिंगल लेवल बन जाएगा।
सिंटेक्स बस दे इसका वो चित्र बस देख रहे हैं, क्योंकि अपन ने प्रोग्रामिंग जो है कॉन्सेप्ट अभी नहीं ले रहे। हाइब्रिड इनहेरिटेंस, हाइब्रिड में क्या होता है कि उसमें सिंगल लेवल भी होता है, मल्टी लेवल भी होता है, हायरार्किकल भी होता है, सब कुछ होता है। यदि आप ये वाला दो बस देखेंगे तो सिंगल लेवल हो जाएगा, ए से बी बन रहा है। यदि आप ये तीन ले लें कि पहले दो ले लिया और आपका ये ले लिया, तीन ले लिया, मतलब आपका देख रहे हैं कि ए से बी बन रहा है, बी से सी बन रहा है, तो ये आपका मल्टी लेवल हो गया। यदि इसी में यदि देखें, इस रूप में देखें कि ए से आप दो बना रहे हैं और बी और सी बना रहे हैं, तो ये आपका ट्री बन जाएगा, हायरार्किकल। ठीक है। यदि इसी में आप ऐसा देख रहे हैं कि जैसे बी देख लीजिए और सी देख लीजिए, बी और सी से मिलकर एक बन रहा, तो ये मल्टीपल हो जाएगा, बी और सी से मिलकर डी बन रहा है, तो ये आपका बी और ये आपका सी, उससे मिलकर डी, तो ये आपका मल्टी, मतलब एक ऐसा इनहेरिटेंस, हाइब्रिड मतलब एक ऐसा इनहेरिटेंस जिसमें दो या दो से ज्यादा इनहेरिटेंस टाइप्स हो, तो वो हाइब्रिड है। हाइब्रिड का मतलब होता है कंबाइन, तो इसमें सारे चीज मिल जाते हैं। तो ये इनहेरिटेंस है, 5 प्रकार के इनहेरिटेंस होता है, चाहे आप C++ में पढ़ें, चाहे इसको चेंज केवल एक वर्ड का आता है, एक्सटेंड, बस इतना बस याद रखना है, बाकी ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। जो ये सब मतलब कॉलन लगाते रहेंगे C++ में, इसके जगह में हम एक्सटेंड्स कीवर्ड्स की यूज करते हैं। चलें, इसके बाद देखें जावा लाइब्रेरी, इसका लास्ट टॉपिक देख रहे हैं। बाकी बहुत डिटेल है जावा, ठीक है, हम जावा पूरा नहीं पढ़ रहे हैं, और ये ज़्यादा दिमाग में नहीं लगाना, नहीं तो पता चला जावा ही पढ़ते जाओगे, क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल आता है। अभी तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं, हमने 10 साल का पेपर आपको कल बताया था, उसमें मात्र आया है कि कीवर्ड क्या होता है। ठीक है, सुपर क्लास हो सकता है आ सकते हैं कि क्योंकि C++ ज़्यादा, तो कॉन्सेप्ट इतना बता दिए हैं कि आपको उसी से आना है। जावा लाइब्रेरी, तो जावा में बहुत लाइब्रेरी है। आज यदि देखें कि दुनिया में सबसे ज़्यादा लाइब्रेरी वाली है, तो सबसे पहले आता है पाइथन, जिसमें समझ लो इतनी लाइब्रेरी है जिसका अनगिनत लाइब्रेरी है ये पाइथन में। और सेकेंड लाइब्रेरी का रिच होता है जावा। ठीक है, फर्स्ट नंबर में वर्ल्ड की सबसे बड़ी लाइब्रेरी वाली जो लैंग्वेज है पाइथन है। सेकंड नंबर में आती है जावा। लाइब्रेरी का मतलब समझते हो ना, जैसे साइंस लाइब्रेरी सुना है, गांधी जी लाइब्रेरी सुना है, ठीक है, महात्मा गांधी लाइब्रेरी। तो महात्मा गांधी लाइब्रेरी यदि बोलोगे तो गांधी की जीवनी पढ़ना है, तो गांधी के बारे में जितनी भी बुक है वर्ल्ड में, या जितने भी लोगों ने लिखा है गांधी के बारे में, वो सारी जबलपुर की गांधी लाइब्रेरी में मिल जाएगी। तो बोलेंगे क्या रिचेस्ट लाइब्रेरी। यदि हम जबलपुर की साइंस लाइब्रेरी की बात करें तो उसमें हर प्रकार की बुक मिल जाएगी, हर राइटर की बुक मिल जाएगी। ठीक है, तो ऐसे मतलब लाइब्रेरी, यहाँ पे भी जावा भी वही लाइब्रेरी है, कोई अलग चीज नहीं है। लाइब्रेरी इज अ कलेक्शन ऑफ क्लासेस पैकेजेस, मतलब कोई प्रोग्राम है, जैसे हमने प्रोग्राम लिखा उसको लाइब्रेरी बना दिया, हजारों प्रोग्राम लिखे लाइब्रेरी बना दिया। लाइब्रेरी बनाने से ये होता है कि कोड की रीयूजेबिलिटी होती है। जैसे यहाँ पर दिया है कि java.lang, java.lang क्या है, एक लाइब्रेरी है। java.util जो है एक लाइब्रेरी है। java.math लाइब्रेरी, तो मैथ में क्या होंगे, मैथ से संबंधित सारे फार्मूले, जनरली मैक्सिमम फार्मूले जो प्रोग्राम में यूज करते हैं मैथ्स में, ये सारे आपको इसमें मिलेंगे। जैसे मिनिमम है, मैक्सिमम है, एवरेज है, ठीक है, पावर है, स्क्वायर रूट है, इस प्रकार के मैथ्स के जो है एक्सपोनेंशियल वाले ये सारे फंक्शन मिलेंगे। यूटिलिटी में कुछ जैसे आपने स्कैनर पढ़ा था, स्कैनर हो गया, एग्जिट हो गया, बहुत सारे फंक्शन इसमें मिलेंगे। और लैंग डिफॉल्ट होता है। जावा में यदि किसी फाइल को इंपोर्ट नहीं की हो तो बाय डिफॉल्ट लैंग होता है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। डिफॉल्ट लाइब्रेरी ऑफ जावा इज, आपको क्वेश्चन मिलता है डिफॉल्ट जो है डिफॉल्ट लाइब्रेरी ऑफ जावा विच वन, कौन सा होगा। आपको ऑप्शन दे देगा java.lang, पहला ऑप्शन दे दिया। बी में दे देगा आपको java.util, ठीक है, जावा डॉट, तो आपको एक ही याद करना है, डिफॉल्ट लाइब्रेरी java.lang होती है। जो डिफॉल्ट का मतलब ये होता है कि उसको इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। आपको ये जरूरत नहीं है कि आप लिखें कि इंपोर्ट java.lang
डॉट स्टार ये लिखने की जरूरत नहीं है। डिफॉल्ट का मतलब होता है कि ऑटोमेटिक आना, हम नहीं लिखेंगे तो भी ऑटोमेटिक, परंतु यूटिल को लिखना पड़ेगा। यदि आप स्कैनर फंक्शन का यूज कर रहे हैं तो आपको जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर लिखना पड़ेगा। यदि आप मैथ फंक्शन यूज कर रहे हैं, जैसे पावर का यूज कर रहे हैं कि भाई m बराबर हमने लगाया हुआ है फंक्शन पावर, पावर में हमने लिखा है कि 2 की पावर जैसे 4, तो 2 की पावर 4 मतलब इस टाइप से, और उसका कैलकुलेशन 16 आता है तो ये 16m में आ जाएगा। तो यदि पावर फंक्शन यूज कर रहे हैं, इसमें मैथ भी आएगा, आप लिखेंगे कि मैथ डॉट POW पावर। तो जब ये है तो इसकी डेफिनेशन होना चाहिए, इसकी लाइब्रेरी होना चाहिए कि पावर का मतलब क्या होता है, तो उसके लिए इंपोर्ट करना पड़ेगा आपको जावा डॉट मैथ। तो एक्चुअली जावा लाइब्रेरी क्या है, लाइब्रेरी मतलब आपका क्लासेस का कलेक्शन होगा। तो जावा इज द वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जावा प्रोवाइड द रिच सेट ऑफ लाइब्रेरीज। इट्स स्टैंडर्ड जावा लाइब्रेरी इज वेरी पावरफुल कंटेंट लाइब्रेरी सच जैसे जावा डॉट लैंग, जावा डॉट डिटेल, ये सबसे फेमस लाइब्रेरियां हैं जिसमें बहुत सारी चीज होती है। जावा प्रोवाइड मोर देन थाउजेंड्स ऑफ लाइब्रेरी एक्सेप्ट स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। देखिए स्टैंडर्ड लाइब्रेरी को छोड़कर 1000 मतलब हजारों की तादाद में आपकी लाइब्रेरियां हैं। कुछ लाइब्रेरी जो कॉमन है, जो बहुत ज़्यादा यूज होती हैं, इसमें ये आपका है सबसे यदि मैक्सिमम नंबर 1 में है तो ये यूज होती है स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। उसके बाद अपाचे कमांड्स होते हैं, ये क्लाइंट सर्वर में काम आता है। जब हम क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर की बात करते हैं तो अपाचे का यूज करते हैं। जैक्सन भी इसी प्रकार की है। मोवन का होता है एंड्रॉयड ऐप बनाने के लिए, ठीक है। जब आप ऐप बनाते हो मोबाइल ऐप, ठीक है, मोबाइल ऐप बनाना है तो आपको मेवन जो है, मेवन को डाउनलोड करना पड़ता है। बिना मेवन के आप ऐप्स नहीं बना सकते हैं यदि जावा में आप बना रहे हैं। ठीक, गूगल जेसन होता है। जेसन इज अ फेमस डाटा स्ट्रक्चर। आपने जो डाटा स्ट्रक्चर पढ़ा था ना DBMS, जो DBMS पढ़ा था आपने, DBMS डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, वही चीज है आपका जेसन, ठीक है। जेसन में भी आपका डाटा स्टोर होता है टेक्स्ट के फॉर्म में। ये आपके वर्ल्ड में सबसे ज्यादा यूज की जाने वाली है, नंबर 1, ठीक है, जेसन। अभी इसका ये DBMS CBS सब फेल हो गए, अब जो है जेसन चलता है, ठीक है, जावासन। जेसन मतलब ये होता है कि जो आपका अमेजोन यूज करता है, ठीक है, या फ्लिपकार्ट यूज करते हैं, जितने भी ऑनलाइन मार्केटिंग कंपनियां जो डाटा स्टोर करती हैं वो जेसन में करती हैं, ठीक है। जेसन जो होता है, जैसे आपका 1 GB का डाटा है, सपोज 1 GB का डाटा है, तो इसको ये 1 MB कर देगा, इतना कम कम कर देता है। मतलब यदि DBMS डाटाबेस ओरेकल में या MS एक्सेस में यदि 1 GB का डाटा आप स्टोर कर रहे हो और उसको यदि जेसन में आप स्टोर कर रहे हो, तो जेसन में समझ लो 1 MB का डाटा हो जाएगा। कितना 1 MB बराबर जो हो रहा है 1 GB, जबकि 1 GB में होता है 1024 MB। 1 GB बराबर 1024 MB। तो ये है, मतलब यदि हम 1 GB का डाटा यदि हम ओरेकल में करते हैं या MS एक्सेस में करते हैं या किसी भी RDBMS करते हैं और जेसन में करते हैं, तो वो मात्र कितना लेता है 1 MB। इसलिए ये गूगल की फैसिलिटी है। गूगल में आप देखा है कि दुनिया का सबसे बड़ा यदि सर्वर होगा तो गूगल का ही होगा। गूगल इतना बड़ा सर्वर यूज करता है कि उस पर अपराध इंफॉर्मेशन दिन भर आप सर्च करते हैं सब स्टोर होते जाता है। गूगल में जो भी आप सर्च करते हो, मतलब यदि हम बोलें कि पूरे भारत में जो 100 करोड़ में से 18 करोड़ लोग यदि गूगल डेली सर्च कर रहे हैं कुछ ना कुछ, वो सारा डाटा सेव करके रख रहा है, एक एक चीज, ऐसा नहीं कि वो डिलीट कर देता है। जैसे हमने आज सर्च किया कि जावा, व्हाट इज जावा, तो व्हाट इज जावा जो है उसकी डाटाबेस में सेव हो गया, वो डिलीट नहीं होता है कि भाई डिलीट कर दें, वो आपको रखा रहेगा हिस्ट्री में। तो वो इतना सारा डाटा को स्टोर सर करना। इसको इसको अलग से इंस्टॉल करने की जरूरत तो पड़ती हाँ, नहीं होगी, जेसन लाइब्रेरी जेसन है को तो। जेसन को इंस्टॉल करने की जरूरत पड़ती है। जेसन जो है आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। बिना इंस्टॉलेशन के तो काम करेगा नहीं।
तो एंड्रॉयड ऐप जब आप एक्चुअली आप एंड्रॉयड ऐप बनाए नहीं होंगे, जो काम किया होंगे तो वो जानते हैं। जैसे अब हमने जेसन में ही डाटाबेस बनाते हैं जनरली, यदि ऐप बनाएंगे तो उसमें जेसन में ही बनाते हैं। ठीक है, इसके बाद आपका लाइब्रेरी है log5j एंड SLF4j। ठीक है, ये जनरली नेटवर्किंग में हम यूज़ करते हैं इसको। तो ये हो गया आपका जे यूनिट हो गया, जावा यूनिट हो गया, गूगल गुआवा हो गया, ये सब लाइब्रेरीज हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी आपको एग्जाम में पूछता है, आपको बहुत ज़्यादा यूज नहीं होगा। लैंग मतलब होता है लैंग्वेज। ठीक है, जो बेसिक जावा के जितने भी फंक्शन होते हैं जनरली बेसिक यदि जावा के मेथड्स के बारे में बात करें तो वो लैंग के अंदर होते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर है। उसके बाद जो होता है आपका यूटिल होता है, जो ये कुछ स्पेशल क्लासेस होती हैं जो यूटिल के अंदर आपको मिलेंगी। यूटिल मतलब यूटिलिटी होता है। ठीक है, इसके बाद इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी, इनपुट आउटपुट से संबंधित काम करना है तो इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी होगा। ठीक है, इसके बाद NIO होता हैगा। ठीक है, N मतलब होता है आपका नेचुरल इनपुट आउटपुट, तो इसमें भी बहुत सारी चीज़ें आपको मिलती हैं। इसके बाद मैथ लाइब्रेरी हो गया, सिंग हो गया। सिंग का होता है GUI एप्लीकेशन बनाने के लिए। अभी आप जो बनाए, जो अभी अपने प्रोग्राम जितने भी अभी हमने समझाया वो सब CUI है। ठीक है, कैरेक्टर यूजर, उसमें कोई बटन नहीं दिखता, कोई विंडो नहीं दिखता, कोई फॉर्म नहीं दिखता, या चेक बॉक्स बटन नहीं दिखता कुछ, परंतु सिंग के माध्यम से आप जो है GUI एप्लीकेशन बना सकते हैं। GUI मतलब ग्राफिकल, जिसमें आपके स्विच रहेंगे, बटन रहेंगे, ओके कैंसिल ये सब रहेंगे। जैसे आप GUI का मतलब आप समझिए कि ये जो दिख रहा है ये GUI एप्लीकेशन कहलाता है। यहाँ पर आप देखें तो ये बटन है, क्लिक कर सकते हैं, इसको GUI बोलते हैं। तो इस टाइप का एप्लीकेशन यदि आपको बनाना है तो आपको कौन सा है, सिंग का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, ये सिंग का यूज करके आप बना सकते हैं GUI एप्लीकेशन। तो इतना जो रहेगा जावा में, आई थिंक ये सफिशियंट रहेगा। जावा में हम इतना ही पढ़ेंगे। बाकी जो PDF हम इसमें देंगे, 2-3 PDF जो क्वेश्चन की, यदि आप उतना क्वेश्चन लगा लेंगे तो श्योर करूंगा कि वो आएगा ही। लगभग 200 क्वेश्चन की PDF हम ग्राफिक्स का देंगे, आपको भेजेंगे, हो सकता है आज ही भेज दें ग्राफिक्स का। तो वो ग्राफिक्स वाले में आप यदि वो क्वेश्चन लगा लेंगे, आंसर भी दिया है तो वो सफिशियंट है। ऐसे जावा में भी है, लगभग नहीं तो 300 क्वेश्चन की एक PDF हमारे पास, उसमें सारा जावा रहेगा कंप्लीट। सर वो? हाँ जी, सर सफिशिएंट रहेगा सर? अरे 100% सफिशियंट रहेगा, उसके आउट आप जाएगा ही नहीं एक क्वेश्चन भी। ठीक है, आप मतलब उसको बहुत हाईलाइटेड न लो। ठीक है, जितना डिटेल में पढ़ोगे उतना ही आपका क्वेश्चन छूट जाएगा, जितना डिटेल में पढ़ोगे उतना छूटेगा। ठीक है, क्योंकि आपका क्या देख रहे हैं, कभी हमेशा याद रखिए जब भी आप एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपका सिलेबस के हिसाब से पढ़ना सीखिए। स्टैंडर्ड क्या होता है, किसी भी चीज़ का स्टैंडर्ड होता है कि जैसे इन्होंने IT का सब्जेक्ट इतना बड़ा रखा है तो कॉमन सेंस आपका लगना चाहिए कि वो कहाँ से पूछ सकता है, कैसे पूछेगा। ये नहीं कि भाई जावा पढ़ने लगे तो पूरा जावा ही पढ़ते जा रहे हैं, पता चला कि हजारों क्वेश्चन पढ़ लिया, आना कुछ नहीं, सिंपल से क्वेश्चन आना। तो जैसे इतने सब्जेक्ट होते हैं तो जो कॉमन फीचर्स होते हैं वो लिया जाता है। जैसे अब IT एप्लीकेशन है तो आपको भले हमने डिटेल में पढ़ाया मगर डिटेल में ज़्यादा नहीं पूछता है। अब वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट में कभी कभी फैसिलिटी पूछ लेगा, नहीं तो सिंपल आपको पूछता है क्या, शॉर्टकट है बटन पूछ लेता है, या ये किस ऑप्शन में होता है, इस टाइप से। बिजनेस में E-कॉमर्स थोड़ा हम बताएंगे, वो आपका बिजनेस E-कॉमर्स का पूछेगा। ठीक है, तो मैक्सिमम हमने हर चैप्टर में डिस्कस किया है कि कौन सा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि आपने उस समय दिमाग लगाया और आपने डायरी बनाया होगा तो आपने जरूर लिख लिया होगा, क्योंकि हम बीच बीच में बताते हैं कि इसमें क्वेश्चन पूछते हैं, तो वो चीज़ है। तो चलिए अपन यहीं अभी ख़त्म कर रहे हैं क्लास। ये जो है हमारी 2 क्लास बस और होंगी आपके पास, इसके बाद क्लास नहीं होंगी। ठीक है, हम सारे नोट्स आपको प्रोवाइड कर देंगे, इस निश्चिंत रहें। इसके बाद क्लास होगी नहीं तो हम नोट्स बना के आपको भेज देंगे पूरा। उसके बाद जो है टेस्ट में वैसे आपका सर रहेगा। हाँ जी,
सर हिंदी इंग्लिश एक ही है सर। इंग्लिश हिंदी दोनों में नोट्स आपको हम पूरा भेजेंगे। सर ठीक है? हिंदी सर मैंने हाँ बोलिए, आवाज कट रही है, सर। बोलिए। हाँ मैं सर काफी लोगों से पढ़ा हूँ आईटी का, लेकिन जितने इजी है सर, हाँ सर किसी ने नहीं पढ़ाया। नहीं नहीं ठीक बहुत है। इजी पढ़ाया सर आपने। हाँ एक्चुअली क्या है, देखिए इतना बड़ा कोर्स है कि अपन 3 महीने से पढ़ रहे हैं। आई थिंक 3 महीने, 14 तारीख क्लास शुरू किया था और 14 को यदि हम पूरा खत्म करते हैं तो 3 महीने हो गया। और शुरू में अपन ने 3 क्लास ही ले रहे थे हफ्ते में, 3 या 4, उसके बाद कंटिन्यूएशन करने के बाद इतना खिंचा। और कारण ये है, आपको भी मालूम है कि थोड़ा हम अपन सर डीपली पढ़ाए हैं, अंदर तक घुस के पढ़ाए हैं। और जितना आपको ये दिख रहा है उससे डबल टॉपिक आपने लिया है, नहीं लिया, जितना दिख रहा है उससे डबल टॉपिक अपन ने कवर किया, डबल से भी ज्यादा ही किया हुआ है। थोड़ा हम देखेंगे 2 अपन दिन ने में ना। सर हाँ जी। 3 साल 3 साल का जो है पूरा 3 महीने में कवर करने की हाँ कोशिश ये तो की है, है 3 साल का है। अपन ने। हमने जो बीसीए किया है, हमने बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन में, ये सारे जो है सब्जेक्ट है अपने आप में। मतलब 6 सब्जेक्ट पढ़ते रहे। बीसीए फर्स्ट सेम में 6 सब्जेक्ट, फिर सेकेंड में 6 सब्जेक्ट, ऐसे ऐसे पढ़ते रहे। फिर एमएससी कंप्यूटर साइंस हमने किया, उसमें भी ऐसे। फिर हमने डिटेलिंग में पढ़ा। तो वो सारा चीज आई थिंक जब अपन लगता है ना कि यार ये तो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। जो पीजीडीसीए किए हैं उनको नहीं लगता होगा, क्योंकि वो कम ही पढ़े हैं। परंतु जो बी किए होंगे हैं या फिर एमसीए करें, उनके लिए मतलब लगेगा कि बहुत बड़ा सब्जेक्ट है ये। चलिए कोई बात नहीं। सर जी एक चीज और कह रहा था। हाँ जी तो हेमंत बोलिए। मैं सर ये कह रहा था, अगर चैप्टर वाइज सर सबके भी एमसीक्यू मिल जाते कुछ, तो और थोड़ा इजी नहीं रहता। नहीं, वो तो आपको मेहनत करना पड़ेगी चैप्टर वाइज। तो एमसीयू की देखिए, हम तो टॉपिक के बारे देंगे, जैसे C++ का देंगे, सी का देंगे, ठीक है। ग्राफिक्स का आपको आज ही भेज देंगे, ग्राफिक्स का। ये आपको सब मिलेगा। अब टॉपिक में तो आपको सर्च करना है ना, आपको सिंपल तो लिखना रहता है। आप कैसे पढ़ते होंगे, जैसे हमने बोला ना, खुद स्टडी करिए। जैसे लिखा है आपको, समझ लो ग्राफिक्स में है, तो आप जब ग्राफिक्स के क्वेश्चन आंसर सेलेक्ट करते हैं तो आप सीधे वही ग्राफिक्स के बारे में लिखिए। मगर आएगा, ज्यादा ही आएगा। और ये भी आपको भी मालूम है कि बहुत सारा चीज आता है, क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, ये रहता है कॉमन चीज। चलो हमारा नेट थोड़ा सही है चलने। चलिए इतना ही देखते हैंगे। आज हम खत्म कर रहे हैं क्लास यहीं से, और नेक्स्ट क्लास कल रहेगी आपकी। ओके गुड नाइट।